तो आज हम शुरू देख रहे हैं बूस्टर सीरीज जो है, ठीक है ना, पीडब्ल्यू का, उसको देख रहे हैं। तो इसको सुनना भी है और सुनने के साथ साथ, ठीक है ना, हाथ में पीडीएफ भी ले लेना है और पढ़ना भी, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सुनने के भरोसे नहीं रहना, ठीक है ना। अगर हाथ में पीडीएफ रहेगा तो चीजें बहुत जल्दी और बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में बैठ जाएंगी, ठीक है। बस यही है कि एक टाइम मालूम पड़ जाए कि हाँ, इतने टाइम में हमें क्या करना है, रिवीजन कर देना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पुर्तगाली के बारे में, ठीक है, ज्यादा कुछ खास है नहीं, क्योंकि बहुत सारी बातें हमने ल्यूसेंट में ऑलरेडी कवर कर ली हैं, ठीक है। लेकिन ऐसी बातें जो ल्यूसेंट में हमने नहीं पढ़ रखी हैं, या फिर हमने, हाँ, हमारे दो कॉमन सोर्स हैं हिस्ट्री के, ठीक है। एक तो ल्यूसेंट हो गया और एक बूस्टर सीरीज। तो जो जो चीजें हमने ल्यूसेंट में अच्छे से पढ़ ली हैं, उसको बूस्टर सीरीज में से 3 बार 4 बार रिपीट करके नहीं पढ़ना, ठीक है। या फिर कुछ ऐसी बातें जो हमने बूस्टर सीरीज में से कवर कर ली हैं, उसको ल्यूसेंट वाले में से बार बार बोल के इसको याद नहीं करना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो चैप्टर जो हमारा टॉपिक नंबर 1 है वो क्या है? भारत में यूरोपियों का आगमन, ठीक है। तो सबसे पहले पुर्तगाली के बारे में है, एक बार पढ़ेंगे, समझाएंगे इस तरह से, फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं। पुर्तगाली भारत पहुंचने वाले पहले यूरोपीय थे, ठीक है। पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर, ठीक है ना। पुर्तगाल के राजकुमार कौन थे? हेनरी थे, ठीक है ना। इन्हीं को नेविगेटर भी कहा जाता है। इनको इनको जो है वहां के पुर्तगाल के जो पोप थे, निकोलस पंचम, उन्होंने क्या किया, ईसाई धर्म के विस्तार के लिए, ठीक है ना, 1454 में एक अधिकार पत्र दिया, ठीक है। हाँ, इसको क्वेश्चन बनाएंगे इसका, ठीक है। तो अधिकार पत्र, ठीक है ना, अधिकार पत्र जो है किसको दिया गया था? तो अधिकार पत्र दिया गया था पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी को, ठीक है। किसने दिया था? तो पुर्तगाल के पोप थे निकोलस पंचम, उन्होंने दिया था, ठीक है ना। क्यों दिया था? तो ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए दिया था, ठीक है ना। और कब दिया था? तो 1454 में दिया था, ठीक है ना। कब दिया था? 1454 में दिया था, ठीक है। फिर क्या है, वास्को डिगामा ने 3 बार क्रैम्प से भारत की यात्रा की थी, ठीक है। तो वास्को डिगामा कितनी बार भारत आया था? 3 बार आया था, ठीक है ना। कब कब? तो पहला आया था 1498 में, फिर आया था 1501 में, और फिर आया था 1524 में, ठीक है। 1524 में जब वो आया था तो फिर यहीं पर मर गया, ठीक है। यहीं पर जब मर गया, उसके बाद क्या किया उसने, बहुत सारा यहीं पर उसकी कबर है, ठीक है ना, गोवा वगैरह में उसको दफना दिया गया था। खैर, क्या आगे क्या है, पेड्रो अल्वारेज कैब्राल मसालों के व्यापार के लिए भारत की यात्रा पर आए थे, और उन्होंने सितंबर 1500 में कालीकट में एक कारखाना स्थापित किया था। कुछ खास नहीं है, ठीक है। कैब्रल जो है कब आया था? 1500 में आया था, ठीक है ना। कैब्रल कब आया था? सितंबर 1500 में आया था, मसालों के व्यापार के लिए, ठीक है। और कैब्रल ने क्या किया, 1500 में कालीकट में एक कारखाना स्थापित किया था, ठीक है। तो हाँ, पुर्तगालियों का पहला जो फैक्ट्री था, पहला जो कारखाना था, वो कब स्थापित किया गया था? 1500 में, ठीक है ना। कब किया गया था? 1500 में किया गया था। और किसने किया था? पेड्रो अल्वारेज कैब्रल ने किया था, ठीक है ना। और कहां पर किया था? तो कालीकट में किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 1505 में पुर्तगाल के राजा ने फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को भारत का गवर्नर नियुक्त किया। इनका उद्देश्य, ठीक है ना, अल्मेडा का उद्देश्य क्या था? पुर्तगालियों द्वारा ब्लू वाटर पॉलिसी लागू करके हिंद महासागर पर एक अधिकार करना। कुछ खास नहीं है। तो पुर्तगाल के जो पहले गवर्नर थे वो कौन थे? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा थे। उन्होंने कौन सी पॉलिसी लेकर आए थी? तो ब्लू वाटर पॉलिसी लेकर आए थे, ठीक है। क्यों? हिंद महासागर पर कब्जा करने के लिए, बस इतना ही है, कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट क्या है, अल्बुकर्क, हाँ, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने अल्मेडा के बाद भारत में पुर्तगाली गवर्नर के रूप में पदभार संभाला, और उन्हें पूर्व में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उन्होंने अन्य जहाजों के लिए परमिट सिस्टम की शुरुआत कर दी थी, ठीक है। कुछ खास नहीं है। अल्मेडा के बाद कौन आया था? अल्बुकर्क आया था, ठीक है ना। अल्फांसो डी अल्बुकर्क आया था। और हाँ, इनके बारे में खास क्या है कि अल्बुकर्क को क्या क्या मानते हैं, भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। किसको? अल्बुकर्क को, ठीक है ना। और अल्बुकर्क ने कौन सा सिस्टम लागू किया था? तो परमिट सिस्टम लागू किया था। किसने? अल्बुकर्क ने, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 1510 में बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह ने गोवा का अधिग्रहण किया, जो सिकंदर महान के बाद यूरोपीय नियंत्रण में पहला भारतीय क्षेत्र बन गया। कुछ खास नहीं है इसमें बस इतना याद रखना है कि अल्बुकर्क जो है, उन्होंने 1510 में गोवा पर कब्जा कर लिया, ठीक है ना। गोवा पर जो कब्जा किया, तो कैसे कब्जा किया? तो हराया था। किसको हराया था? बीजापुर के सुल्तान थे, ठीक है ना। बीजापुर के जो राजा थे, सुल्तान थे, यूसुफ आदिल शाह, उसको हराया था। और इस तरह से 1510 में अल्बुकर्क ने गोवा पर कब्जा कर लिया, ठीक है। और इस तरह से गोवा जो है वो पहला ऐसा क्षेत्र बन गया, ठीक है ना, सॉरी, दूसरा दूसरा ऐसा क्षेत्र बन गया जिस पर यूरोपियों ने कब्जा किया था, ठीक है ना, जिस पर यूरोपियों ने अधिकार स्थापित किया था, ठीक है। तो पहले किया था सिकंदर ने, और उसके बाद आया था अल्बुकर्क, ठीक है ना। सिकंदर के बाद अल्बुकर्क ऐसा बंदा था जिसने ये काम किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हाँ,
इनके द्वारा तंबाकू और काजू जैसी नई फसलें और नारियल की बेहतरीन बागान पद्धतियों की शुरुआत की गई। ठीक, कुछ इसे भी बस इतना याद रखना है। पुर्तगालियों ने क्या क्या किया था, तो जो बागान खेती है, ठीक है ना, बागान खेती जो है इसको इसको फेमस किसने किया था, इसको किसने शुरू किया था, तो बागान खेती जो है इसको शुरू किया था अपने पुर्तगालियों ने, ठीक है ना। जैसे नारियल की खेती, काजू की खेती, ठीक है ना, इन सभी की खेती इन्होंने शुरू किया था, तंबाकू की खेती। फिर क्या है, अल्बुकर्क ने सती प्रथा को समाप्त कर दिया और पुर्तगाली पुरुष को स्थानीय भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। ठीक है, अल्बुकर्क ने कौन सी प्रथा समाप्त कर दी थी, तो सती प्रथा, ठीक है ना। सती प्रथा को किसने किसने बैन कर दिया, तो ये है अपना अल्बुकर्क, ठीक है। और फिर अल्बुकर्क ने क्या क्या बोला, अल्बुकर्क ने भारतीय स्त्रियों के बारे में क्या कहा, तो बस भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए, ठीक है ना, पुर्तगालियों को मोटिवेट किया। बस कुछ इतना ही याद रखना है, इतना ही याद रखना है, ठीक है। एक मिनट वेट करिएगा। हम्म, अब आता है अपना तो फिर क्या है, हाँ, डच की प्रमुख फैक्ट्री। अच्छा, अब आते हैं डच के बारे में, ठीक है। तो कार्नेलिस डी हाउटमैन जो है वो 1596 में सुमात्रा और बंताम पहुंचने वाले पहले डच नागरिक थे। हमें तो ये याद ही है, ठीक है ना। तो डच पहले डच सॉरी मतलब सुमात्रा सुमात्रा पहुंचने वाला पहला पहला डच कौन था, तो ऐसा कार्नेलिस कार्नेलिस डी हाउटमैन, ठीक है। कब आया था, 1596 में। मैंने इसको दूसरे में याद कर रखा है। फिर क्या है, डच ने 1605 में पहली फैक्ट्री स्थापित करी, ठीक है। अच्छा, कुछ खास नहीं है। डचों की पहली फैक्ट्री कहाँ पर है, तो डचों की पहली फैक्ट्री जो है वो 1605 में है, ठीक है ना। कहाँ पर, मसूलीपट्टनम में, जो कि आंध्र प्रदेश में है। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में है, ठीक है ना। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कहाँ लिखा है, कालीकट में है, ठीक है ना। पहला कारखाना कालीकट में है। पेड्रो अल्वारेज कैब्राल ने, ठीक है ना, 1500 में किया था। और वहीं डच की बात करें तो इनकी जो पहली फैक्ट्री है वो 1605 में आंध्र प्रदेश में, ठीक, आंध्र प्रदेश में स्थापित की गई थी, ठीक है। फिर क्या है, डचों की प्रमुख फैक्ट्री के बारे में है, तो कुछ इसमें कुछ खास नहीं है। 1605 में मछलीपट्टनम, 1616 में सूरत, ये तो ऐसे ही है। लेकिन पटना के बारे में याद रखना, ठीक है। तो पटना में पुर्तगाल डच का जो पहला फैक्ट्री था वो 1658 में खोला गया, ठीक है ना। पटना में डचों की पहली फैक्ट्री 1658 में, पटना में डचों की पहली फैक्ट्री 1658 में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डच ने काली मिर्च और मसालों के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित कर लिया। बाद में रेशम, कपास, नील, चावल और अफीम के व्यापार में रुचि लेने लगे, ठीक है। अच्छा, डच जो है, डच के बारे में क्या है, डच ने वही कुछ खास नहीं है, काली मिर्च, मसाला, इन सब के व्यापार के पहले तो डचों ने पहले क्या किया, काली मिर्च और मसालों के व्यापार पर कब्जा किया, ठीक है ना। लेकिन बाद में क्या हुआ, वो कपड़े के व्यापार पर चले गए, ठीक है ना। कपड़ा हो गया, अफीम, इन सब के व्यापार में उनको ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा था। अब बात करते हैं अंग्रेज के बारे में, ठीक है। तो अंग्रेजों के बारे में क्या क्या है इसको देखते हैं। एक बार क्या करते हैं हम, 2 मिनट आप वेट करिएगा, ठीक है। जो जो हमने लूसेंट में पढ़ रखा है या फिर किसी और सोर्स में हमने पढ़ रखा है उसको हम क्या करते हैं, उसको रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। तो 2 मिनट म्यूट रहिएगा, ठीक है। हम्म, तो कैप्टन हॉकिंस के बारे में है, 1609 में आया था, ठीक है ना, कैप्टन हॉकिंस। और 1609 में क्या हुआ, अच्छा, जहांगीर के दरबार में आया था कैप्टन हॉकिंस 1609 में। और एक फैक्ट्री स्थापित किया था, ठीक है। 1609 में एक फैक्ट्री स्थापित करने की बात कर लिया था। और व्यापार करने पर कुछ छूट भी प्राप्त कर लिया, ठीक है ना, ले लिया था। फिर 1611 में क्या हुआ, अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में व्यापार करना शुरू किया, ठीक है। अंग्रेजों ने क्या किया, 1611 में तो पहली फैक्ट्री कहाँ खोली इन लोगों ने, मसूलीपट्टनम में खोली थी, ठीक है ना। कहाँ पर, 1611 में खोला था, ठीक है। फिर क्या है, थॉमस बेस्ट जो है वो, उसने 1612 में सूरत के तट पर पुर्तगालियों को हराया था। जिसके कारण जहांगीर ने 1613 में सूरत में एक फैक्ट्री स्थापित करने के लिए अंग्रेजों को अनुमति दे दिया, ठीक है। रिपीट करेंगे इसको। 1608 में क्या हुआ, इन लोगों ने डिमांड किया था कि हमें क्या करो, सूरत में फैक्ट्री खोलने का परमिट दे दो। लेकिन जहांगीर माना नहीं, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या हुआ, सूरत में तो फैक्ट्री खुल नहीं पाई। तो 1611 में अंग्रेजों ने क्या किया, मसूलीपट्टनम में अपना पहला फैक्ट्री खोल लिया, ठीक है। लेकिन 1613 में क्या हुआ, 1612 में क्या हुआ, एक वॉर हुआ था, ठीक है ना। कौन सा वॉर हुआ था, तो थॉमस बेस्ट ने, ठीक है ना, अंग्रेजों की तरफ से थे कैप्टन थॉमस बेस्ट। तो थॉमस बेस्ट ने किसको हराया था,
पुर्तगालियों को हराया था, ठीक है ना, कहाँ पर, सूरत में। थॉमस वेस्टर ने पुर्तगालियों को सूरत के तट पर, ठीक है ना, सूरत के तट पर पुर्तगालियों को 1612 में हराया था, ठीक है ना। और इस तरह से क्या हुआ, जहांगीर ने इनको 1613 में, अगले साल 1613 में सूरत में एक फैक्ट्री बनाने का परमिट दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, टॉमस रो। टॉमस रो के बारे में हमने देखा था, 1615 में आए थे ये, और फरवरी 1619 तक 1615 में आए थे, और 1619 तक ये क्या करे, सर टॉमस रो ये भारत में रहे, ठीक है। अच्छा, जहांगीर से किसी तरह की खास संधि करने में असफल रहे, लेकिन फिर भी कई विशेष, कई कई क्या है, कई तरह के विशेषाधिकार इन्होंने प्राप्त कर लिए, ठीक है ना, किसने, कैप्टन थॉमस रो ने, ठीक है ना, टॉमस रो ने, ठीक है। जैसे आगरा, अहमदाबाद और भरूच, ठीक है ना, जहां पर फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति ले ली, ठीक है ना, कहाँ कहाँ पर, आगरा, अहमदाबाद और भरूच, आगरा, अहमदाबाद और भरूच, ठीक है ना, इन 3 क्षेत्रों में, ठीक है। एक मिनट वेट करेगा, लास्ट में क्या करेंगे ना, इसको समराइज करेंगे। समराइज मींस एक बार रिवाइज भी कर लेंगे, जो जो हमने पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज भी करेंगे। हाँ, 1639 में चंद्रगिरी के राजा थे, ठीक है ना, 1639 में क्या हुआ, चंद्रगिरी के राजा थे, उन्होंने क्या किया, मद्रास में किलेबंद कारखाने बनाने की अनुमति दे दी, जिसको बाद में फोर्ट सेंट जॉर्ज कहा गया, जो कि दक्षिण भारत में अंग्रेजी मुख्यालय के रूप में मसूलीपट्टनम की जगह ले लिया। अच्छा, रिपीट करेंगे इसको। हाँ, फोर्ट सेंट जॉर्ज के बारे में बात कर रहे हैं। तो 1639 में चंद्रगिरी के जो राजा हैं, उन्होंने क्या किया, मद्रास दे दिया पट्टे पर, ठीक है ना, किसको, अंग्रेजों को। तो इसी मद्रास को इन लोगों ने क्या किया, इस जो मद्रास एरिया मिला था, वहां पर अंग्रेजों ने अपना एक किला बनाया, फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक है ना, यानी कि किसका किला, सेंट जॉर्ज किला बनाया था, ठीक है, 1639 में। और फिर बात पहले क्या था, इनका मुख्यालय था मसूलीपट्टनम, अंग्रेजों का पहले मुख्यालय क्या था, मसूलीपट्टनम था। लेकिन 1687 में 1687 में क्या हुआ, और अपना जो केंद्र है, हेडक्वार्टर है, ये लोग मसूलीपट्टनम से फोर्ट सेंट जॉर्ज लेकर आ गए थे, ठीक है, ये बात लिखा है लूसेंट में। दोनों को पैचअप करके पढ़ना है। फिर बात करते हैं डेन्स की, बात करें, ठीक है। तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है वो 1616 में हुई थी, ठीक है ना। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1616 में हुई थी। और ये लोग 1620 में तंजौर के पास आए थे, तंजौर के पास ट्रैंकोबार में पहला फैक्ट्री स्थापित किया। अच्छा, डेनिश के बारे में क्या याद रखना है, इनकी फैक्ट्री कब बनी, 1616 में, ठीक है ना। डेंस की फैक्ट्री कब बनी, 1616, फैक्ट्री कब बनी डेंस की, 1616 में बनी, ठीक है। और 1620 में, अच्छा, कंपनी की बात कर रहे हैं, डेंस के बारे में जो है, डेंस की जो कंपनी है, देखो जितनी भी कंपनी वगैरह है, इसके बारे में लूसेंट में लिखा हुआ है, ठीक है, तो वहां से देख लेंगे फटाक से। और घटना चक्र में क्या है, कुछ खास नहीं है, घटना चक्र को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बल्कि वहां से जो इंपॉर्टेंट लगता है उसको क्या करेंगे, शॉर्ट नोट्स बनाएंगे उसका, या फिर उसका भी देख लेंगे, ठीक रहा तो उसका भी कर लेंगे। लेकिन उसमें पूरा पूरा नहीं पढ़ना, जो हमें नहीं पढ़ रखा हमने, बस उसी को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल तो बस यही है। हाँ, डेनिश जो है, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में हुई थी, ठीक है, कंपनी की स्थापना 1616 में। और पहला जो फैक्ट्री खोला उन्होंने इंडिया में, वो कब खोला था, 1620 में, ठीक है ना। 1620 में पहला फैक्ट्री खोला था, कहां पर खोला था, ट्रैंकोबार के पास एक जगह है, तंजौर के पास एक जगह है ट्रैंकोबार, ठीक है ना। तंजौर के पास एक जगह है ट्रैंकोबार, तंजौर के पास एक जगह है ट्रैंकोबार, उसी ट्रैंकोबार में ही इन्होंने अपना पहला फैक्ट्री खोला था, ठीक है। फिर क्या लिखा है, कलकत्ता के पास सेरामपुर उस समय की सबसे महत्वपूर्ण डेनिश बस्ती थी। डेनिश वाणिज्यिक या राजनीतिक हितों के बजाय मिशनरी गतिविधियों में अधिक रुचि रखते थे, ठीक है। कलकत्ता, ठीक है, रिपीट करेंगे इसको। कलकत्ता के पास क्या है, सेरामपुर है, ठीक है ना, क्या है, कलकत्ता के पास एक जगह है सेरामपुर, कलकत्ता के पास एक जगह है सेरामपुर, कलकत्ता के पास एक जगह क्या है, सेरामपुर है, ठीक है। ये क्या था, सेरामपुर 3-4 बार मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेनिश की जो पहली बस्ती है, ठीक है ना, बस्ती जो कहते हैं बस्ती, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बस्ती थी डेनिश की, वो कहां पर थी, कलकत्ता के सेरामपुर में थी, ठीक है। और फिर क्या है, डेंस वाणिज्य, अच्छा, डेंस जो है ये ना तो पॉलिटिकल पावर ज्यादा बनाना चाहते थे, ना ही ज्यादा कमर्शियल पावर बनना चाहते थे, ठीक है ना। ये ज्यादा क्या करते थे, तो मिशनरी यानी कि धर्म वर्म वाले काम ज्यादा करते थे, कौन, अपने डेनिश, ठीक है, इस चक्कर में ये हार भी गए थे। हाँ, अब नेक्स्ट क्या है, फ्रेंच के बारे में, ठीक है। तो फ्रेंच के बारे में क्या है, फ्रांसीसी व्यापारी, अच्छा, फ्रेंच जो है वो लास्ट थे, ठीक है ना, सबसे लास्ट जो आए थे हमारे इंडिया में, वो कौन थे, लास्ट जो आए थे कौन, लास्ट यूरोपियन शक्ति जो भारत में आई थी वो कौन थी, तो वो थी फ्रेंच, ठीक है।
इनकी कंपनी का नाम क्या था? डैश इंडेस ओरिएंटेलस, ठीक है ना, डैश इंडेस ओरिएंटेलस, डैश इंडेस ओरिएंटेलस, ठीक है। ये कौन है? फ्रेंच कंपनी है, ठीक है ना, डैश इंडेस ओरिएंटेलस, ठीक है। और फ्रांसीसी कंपनी जो थी डैश इंडेस ओरिएंटेलस, इसकी स्थापना जो है वो किसने करी थी? लुई 16वां ने, ठीक है ना। फ्रेंच कंपनी की स्थापना किसने करी थी? लुई 16वां, सॉरी लुई 14वां, ठीक है ना, लुई 14वां ने करी थी, ठीक है। और उस टाइम पर लुई 14 ने नहीं करी, लुई 14 का मंत्री था कोलबर्ट, ठीक है। रिपीट करेंगे इसको। फ्रेंच कंपनी का नाम क्या है? डैश इंडेस ओरिएंटेलस, ठीक है। इसकी स्थापना किसने करी थी? तो मंत्री ने, किसके मंत्री ने? लुई 14 के मंत्री ने, ठीक है ना। मंत्री का नाम क्या है? तो मंत्री का नाम है कोलबर्ट, ठीक है ना। इसने करा था, कब किया था? तो 1664 में किया था, ठीक है ना। कब? 1664 में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? भारत में पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री 1667 में सूरत में फ्रांसिस कैरोन के द्वारा स्थापित की गई थी, ठीक है। तो फ्रेंच कंपनी जो है, फ्रेंच जो है कंपनी, कंपनी बनी कब? कंपनी बनी थी 1664 में, लेकिन इंडिया में पहली फैक्ट्री जो है वो कब बनी थी? तो इंडिया में पहली फैक्ट्री बनी थी 1667 में, 1667 1667 में बनी थी, ठीक है, इनकी पहली फैक्ट्री, ठीक है। और कहां पर? तो फ्रेंच की पहली फैक्ट्री कहां बनी थी? तो ये बनी थी सूरत में, ठीक है ना, सूरत में। और किसने बनाया था? फ्रांसिस कैरोन ने बनाया था, ठीक है। अब आगे क्या लिखा है? फ्रांसिस कैरोन के साथ एक फारसी आया था जिसका नाम था मरकारा। इसने क्या किया? गोलकुंडा के सुल्तान से सनद प्राप्त करने के बाद 1669 में मसूलीपट्टनम में एक और फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना करी। इसको रिपीट करेंगे, ठीक है। पहली फैक्ट्री किसने बनाई? फ्रांसिस कैरोन ने बनाया था 1667 में सूरत में, ठीक है। लेकिन दूसरा फैक्ट्री किसने बनाया था? दूसरा फैक्ट्री बनाया था मरकारा ने, जो कि फ्रांसिस कैरोन के साथ ही आया था। मरकारा इसने बनाया था। और कहां पर बनाया था? तो मसूलीपट्टनम में बनाया था, ठीक है ना। और कब बनाया था? 1669 में बनाया था। पहली फैक्ट्री 1667 और दूसरी फैक्ट्री 1669। पहली फैक्ट्री सूरत में और दूसरी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में, ठीक है। और दूसरी फैक्ट्री जो बनी थी तो कैसे बनी थी? तो गोलकुंडा के जो सुल्तान थे, गोलकुंडा के सुल्तान से क्या किया उन्होंने? हेल्प लिया, तब जाकर बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? प्रमुख फ्रांसीसी केंद्र। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, बस याद रखना है, मतलब सुन लीजिए बस। माहे, कराईकल, बालासोर, कलकत्ता, पौंडीचेरी, इसको याद नहीं रखना, ठीक है। अब आगे क्या है? कर्नाटक वॉर के बारे में, ठीक है। कर्नाटक के 3 वॉर हुए थे। पहला वॉर कब हुआ था? 1740 से 1748 तक, ठीक है। दूसरा वॉर कब हुआ था? 1749 से 1754 तक, ठीक है ना, 1 साल के बाद ही शुरू हो गया था। और तीसरा जो है वो 1758 से लेकर 1764 तक चला था, ठीक है ना। यानी कि पहला जो वॉर है वो 4 साल तक चला था, ठीक है, सॉरी 8 साल तक चला था पहला कर्नाटक वॉर। दूसरा कर्नाटक वॉर जो है वो पहले के खत्म होने के 1 साल बाद ही, यानी कि 1749 में शुरू हो गया और 6 साल तक चला था, ठीक है, 1754 तक। और फिर तीसरा जो कर्नाटक वॉर है वो दूसरा वाला जो कर्नाटक वॉर है उसके समाप्त होने के 4 साल के बाद शुरू हो गया। और वो भी 6 साल तक चला, ठीक है ना, वो भी 6 साल तक चला था, ठीक है, 8 6 6, बस इतना याद रखना है। अच्छा, पहला जो कर्नाटक वॉर हुआ था किस कारण से हुआ था? तो ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया में जो उत्तराधिकार वॉर हो रहा था, ठीक है ना, एंग्लो फ्रेंच वॉर जो शुरू हो गया था ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार को लेकर, उसी का विस्तार जो है वो भारत में हुआ था, पहला कर्नाटक वॉर, ठीक है, 1740 से 1748 तक। और ये बंद कैसे हुआ था? एक्स ला चैपल की संधि से, ठीक है ना, एक्स ला चैपल क्या हो गया? पहले का, ठीक है ना, फर्स्ट कर्नाटक वॉर का क्या हो गया? एक्स ला चैपल, यानी कि 1748 में। दूसरा जो कर्नाटक वॉर है वो हुआ था पौंडीचेरी की संधि से, ठीक है ना। पहला किससे? एक्सला सेपल की संधि से। दूसरा वाला जो है वो पौंडीचेरी की संधि से। और तीसरा वाला जो है वो पेरिस की संधि से, ठीक है ना। तीसरा जो कर्नाटक वॉर है वो पेरिस की संधि से हुआ था 1764 में, ठीक है। ठीक है, अब पहला हमने देख लिया वो किस क्यों हुआ था। तो ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध हो रहा था अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में, ठीक है। वही जो है इंडिया तक पहुंच गया था, उसी का विस्तार जो है इंडिया तक हो गया था, जिस कारण फर्स्ट कर्नाटक वॉर हुआ था। दूसरा कर्नाटक वॉर जो है वो क्यों हुआ था? तो निजाम उल मुल्क थे, ठीक है ना। निजाम उल मुल्क जो है, निजाम उल मुल्क, इनकी मृत्यु के बाद उत्तराधिकार संघर्ष के कारण हुआ था दूसरा कर्नाटक वॉर, जिसमें फ्रांसीसियों ने दक्कन और कर्नाटक में मुजफ्फर जंग को और चंदा साहब को, ठीक है, अच्छा, दक्कन में मुजफ्फर जंग को और कर्नाटक में चंदा साहब को सपोर्ट किया था। जबकि अंग्रेजों ने क्या किया? दक्कन में नासिर जंग को और कर्नाटक में अनवरुद्दीन को सपोर्ट किया था, ठीक है। इसको रिपीट करेंगे। सेकंड कर्नाटक वॉर शुरू हुआ था उत्तराधिकार को लेकर, ठीक है ना, किसके बीच? तो निजाम उल मुल्क मर गया था, ठीक है ना, निजाम उल मुल्क जो है जब ये मर गया तो सेकंड कर्नाटक वॉर शुरू हुआ। तो उत्तराधिकार का विवाद शुरू हो गया, ठीक है। तो इस विवाद में
कहाँ कहाँ पर हो रहा था, एक तो दक्कन के क्षेत्र में हो रहा था और एक कर्नाटक के क्षेत्र में। कर्नाटक में 2 लोग थे, कर्नाटक में कौन था, एक तो नासिर जंग, सॉरी कर्नाटक में था अनवरुद्दीन और चंदा साहिब, ये दोनों थे। और दक्कन में क्या थे, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग, ठीक है। तो जो नासिर जंग है, नासिर जंग जो है, इसको अंग्रेजों ने सपोर्ट किया था दक्कन में, और इसी के अपोजिट में था मुजफ्फर जंग दक्कन में, और इसको सपोर्ट किया था फ्रांसीसियों ने, ठीक है ना। ट्रिक क्या रहेगा, मुजफ्फर में फा आ रहा है तो फा से क्या हो गया, फ्रांसीसी, ठीक है, मुजफ्फर का फ्रांसीसी हो गया। और इस तरह से इसका अपोजिट क्या है, नासिर जंग, तो नासिर जंग को किसने किया होगा, ऑब्वियसली अंग्रेजों ने किया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कर्नाटक के बारे में। तो कर्नाटक के बारे में कैसे याद रखे, कैसे याद रहेगा हमें, तो कर्नाटक में थे चंदा साहिब, फ्रांसीसियों के समर्थन में कौन थे, चंदा साहिब, ठीक है। तो फ्रांसीसियों में देखो अंक की मात्रा आ रही है और चंदा में भी अंक की मात्रा आ रही है। तो फ्रांसीसियों में भी चंदा साहिब, और फ्रांसीसियों में कौन था, चंदा साहिब, ठीक है ना। सॉरी, कर्नाटक में फ्रांसीसियों ने चंदा साहिब को सपोर्ट किया, और कर्नाटक में ही अंग्रेजों ने किसको सपोर्ट किया, अनवरुद्दीन को सपोर्ट किया था, ठीक है। बस इतना ही है। अच्छा, फिर इसकी संधि जो है, सेकंड कर्नाटिक वॉर जो हुआ था, उसकी संधि जो है 1754 में हुई थी, 1754 में। और कहां पर, पौंडीचेरी की संधि हुई थी, ठीक है, जिसमें मोहम्मद अली खान वलजाह को कर्नाटक के नवाब के रूप में मान्यता दी गई, और इसी ने क्या किया, दूसरे कर्नाटक वॉर को समाप्त कर दिया, ठीक है। 1754 में क्या हुआ, पौंडीचेरी की संधि हुई, और इसी पौंडीचेरी की संधि से क्या हुआ, कर्नाटक वॉर, सेकंड कर्नाटक वॉर समाप्त हो गया, ठीक है ना। कैसे समाप्त हुआ, तो कौन थे अपने, मोहम्मद अली खान वलजाह, कर्नाटक के नए नवाब कौन बने थे, मोहम्मद अली खान वलजाह, मोहम्मद अली खान वलजाह, मोहम्मद अली खान वलजाह, ठीक है। मोहम्मद अली खान वलजाह जो है वो कर्नाटक के नवाब बने थे, ठीक है। बस ये इतना याद रखना है। इन्होंने क्या, हाँ, तो खान मोहम्मद अली खान वलजाह जो है, इन्होंने ही सेकेंड कर्नाटक वॉर को समाप्त कर दिया था, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड कर्नाटक वॉर के बारे में, ठीक है ना, तीसरा कर्नाटक वॉर के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, यूरोप में, हाँ, जो तीसरा कर्नाटक वॉर है वो यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध के परिणाम स्वरूप शुरू हुआ, जिसका भारत के एंग्लो फ्रेंच युद्ध पर प्रभाव पड़ा, ठीक है। कारण क्या था, देखो भाई, यूरोप में सप्तवर्षीय 7 साल तक चलने वाला युद्ध शुरू हो गया था, ठीक है ना। कहां पर, ये था अपना कहां पर, तो हाँ, यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हुआ, वही चीज जो है आगे बढ़कर इंडिया में, वही चीज इंडिया में भी शुरू हो गया, ठीक है ना। और इंडिया में थर्ड कर्नाटिक वॉर शुरू हो गया, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, वांडीवास की, हाँ, इसमें याद क्या रखना है, वांडीवास की लड़ाई 1760 में क्या हुआ था, वांडीवास की लड़ाई हुई थी। तीसरे कर्नाटक युद्ध की निर्णायक लड़ाई 22 जनवरी 1760 को तमिलनाडु के वांडीवास अंग्रेजों ने जीती थी। अच्छा, वांडीवास का वॉर कब हुआ था, ये हुआ था 22 जनवरी 1760 को, ठीक है ना। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था, 22 जनवरी 1760, 22 जनवरी 1760, 22 जनवरी 1760, ठीक है। तो वांडीवास का युद्ध कब हुआ था, 22 जनवरी 1760 को हुआ था, ठीक है। और कहां पर हुआ था, तो ये हुआ था तमिलनाडु में, ठीक है ना। कहां पर, तमिलनाडु में हुआ था। और इसमें अंग्रेज जीते थे, ठीक है ना, अंग्रेज जीते थे। अंग्रेजों की तरफ से कौन थे, आयरकूट थे, ठीक है ना। और क्या था, हाँ, अंग्रेजों की तरफ से कौन थे, आयरकूट। और फ्रेंच की तरफ से कौन थे, तो फ्रेंच की तरफ से थे थॉमस, ये काउंट डी लाली थे, ठीक है ना। अंग्रेजों की तरफ से कौन थे, आयरकूट। और फ्रांस की तरफ से कौन थे, और उसका, सॉरी माफ कीजिएगा, काउंट डी लाली थे, ठीक है ना। तो बस इसी तरह से क्या हुआ, ये वॉर हुआ और इसमें अंग्रेज जीत गए थे। 22 जनवरी 1760 को हुआ था, 22 जनवरी 1760 को हुआ था वांडीवास का युद्ध। और इसका संधि जो है वो हुआ था पेरिस की संधि, ठीक है, 1763 तक। ये वॉर जो है 1763 तक चला था। और 1763 में पेरिस की संधि हुई थी। इसमें क्या हुआ, अच्छा बस ठीक है, इसमें क्या हुआ, फ्रांसीसियों को पूरी तरह से फ्रांसीसियों की राजनीतिक शक्ति को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। तो हमने क्या देखा, चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो गया इसमें, ठीक है ना। हमने याद किया है, सिर्फ पढ़ा नहीं है बल्कि हमने याद किया है। इस चक्कर में हमें क्या हो गया, चैप्टर 1 इसमें हमें टाइम लगा है, ठीक है। तो बूस्टर बूस्टर सीरीज का जो है, जो पहला चैप्टर है वो क्या है, भारत में यूरोपियों का आगमन, जो कि 2 पन्ने में था, ठीक है। और टोटल 44 पन्ने मेरे ख्याल से इसमें, वेट करिए एक मिनट, हाँ 46 पेजेस है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी मेरे ख्याल से 2.5-3 घंटे, ठीक है ना, 3 से 4 घंटे मान लीजिए, 4 से 5 घंटे का क्या होगा, पूरा बूस्टर सीरीज हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का रिकॉर्ड होगा। और ठीक है, इतना इतना टाइम देना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।